हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दौर पर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर यानी पार्ट 5 तक यानी लगभग 243 अनुच्छेद तक क्या कर लिया है, याद कर लिया है। ठीक है, यानी 242 तक। आज हम लोग देखेंगे यानी 243 से लेकर लगभग यानी 268 अनुच्छेद जो है यानी पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके पहले यानी 242 अनुच्छेद है वो क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप जाकर देख लीजिए, या यानी प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहां पॉलिटी में आप देखिएगा तो क्रमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 5 करके यानी पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है, उसको आप देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और ज्यादा आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो आप जरूर इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं पहले नहीं बोला हूं, देखने के बाद आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले याद करते हैं आपका 243। और 243 में क्या है, तो 243 में है आपका पंचायत की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, क्या है, यानी पंचायत की परिभाषा। यानी अनुच्छेद 243 में किसे उल्लेख किया गया है, पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको याद किस प्रकार रखेंगे, आप देखिएगा पंचायत में क्या है, पंचायत। क्या है, पंचायत। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत से 5 का निर्माण करेंगे। किस प्रकार, आयत से 5। हम बताइए कि 5 कितना, 2 + 3 करेंगे तो 5 बनेगा ना, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यानी आयत से 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी पंचायत प्राप्त होगा। आप देखिएगा किस तरह, मान लीजिए यहां पर क्या है, 243 है तो यहां पर हो गया 2, फिर क्या हो गया आपका 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो गया, पंच। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम आयत से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, आयत से जोड़ेंगे। आयत में कितने भुजाएं है, कितनी भुजाएं है, देखिए तो 1 2 3 4, कितनी भुजाएं है, 4। तो देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 4 3 यानी 243। और यहाँ पर क्या है, आयत। ठीक है, 3 2 को जोड़ेंगे तो पंच प्राप्त हुआ, यानी 3 और 2 को यहाँ पर क्या किया हमने, जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। और बीच में क्या आ रहा है, आयत आ रहा है, तो हो गया ना पंचायत। यानी अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख, यानी पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आपको कुछ नहीं, ये आप देखिएगा, जब भी आपको लग रहा है कि याद नहीं हुआ, लेकिन 100% ये फिगर आपके दिमाग में छप गया होगा कि हमने क्या किया, 2 और 3 को जोड़कर क्या प्राप्त करना था, हमें 5 प्राप्त करना था। तो 5 किस प्रकार हमने प्राप्त किया, 2 इधर 3 बीच में आयत, आयत में कितना हुआ, 4 गो भुजाएं है तो 4, तो 243 मतलब आ गया ना पंचायत। यानी यहां पर देखिए आयत, 3 2 5 यानी पंच आयत। ठीक है, तो पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किस में, तो 2 4 3 यानी अनुच्छेद 243 में। कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अनुच्छेद याद हो गया होगा। अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख, तो पंचायत की परिभाषा का उल्लेख। उसी प्रकार यहां पर देखिएगा अनुच्छेद है 247। तो 247 में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें है अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि जो कोलकाता में हाई कोर्ट है, क्या है, यानी कोलकाता में हम देखेंगे कि कोलकाता में क्या है जी, हाई कोर्ट है। आप लोग जानते हैं कि कोलकाता में जो हाई कोर्ट है तो इसके अधीन यानी पश्चिम बंगाल आता है ना जी, पश्चिम बंगाल। यानी साफ साफ ही तो हमारे संविधान में बोला गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता में आपका क्या है, जो हाई कोर्ट है वो पश्चिम बंगाल के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए है। और साथ में यहाँ पर आपका जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, ये मतलब एक राज्य हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश, दोनों के लिए क्या है, यानी एक ही हाई कोर्ट है आपका क्या, कोलकाता। अब यहाँ अंडमान निकोबार कह रहा है कि नहीं मुझे अतिरिक्त न्यायालय चाहिए। क्या, ये पश्चिम बंगाल के लिए कोलकाता में आपने बनाया है, तो हमारे लिए अंडमान निकोबार में क्या कीजिए, एक उच्च न्यायालय के मतलब अतिरिक्त उच्च न्यायालय यानी अतिरिक्त न्यायालय क्या कीजिए, आप स्थापना कीजिए। ये मांग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब मांग कर रहा है, किससे मांग करेगा, केंद्र से मांग करेगा। तो केंद्र से मांग करेगा तो केंद्र महोदय जो भी होंगे वो लोग क्या जवाब देंगे, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि 2 4 साल साथ में रहो। अभी भाई मेरे पास बजट नहीं है। जब यानी अंडमान निकोबार ने कहा कि भाई हमें क्या कीजिए, हमें अतिरिक्त न्यायालय दीजिए। अंडमान निकोबार कह रहा है कि हम कोलकाता में नहीं जाएंगे, बहुत दूर पड़ रहा है भाई, ठीक है, तो हमें क्या कीजिए, अतिरिक्त न्यायालय दीजिए। तो यानी केंद्र से जवाब आया कि अभी 2 4 साल साथ रहिए। देखिए 2 4 साल साथ रहिए, साथ माने साथ रहिए, तब हम आपको क्या करेंगे, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करेंगे। बस समझ रहे हैं ना, संसद से ये बात कही जा रही है। ठीक है, और संसद ने क्या बोला कि अभी क्या करना है आपको, यानी 2 4 साल साथ माने साथ
साथ माने 7, तो 2-4 साल साथ रहिए, तब हम आपके लिए क्या कर देंगे, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर देंगे। तो याद रखना है कि 247 अनुच्छेद 247 यानी 247 में किसका उल्लेख, तो अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। और अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कौन करेंगे, तो ये संसद की शक्ति है। बात समझ में आया आपको? 100% समझ में आया होगा। तो ये हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि ये भी अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर याद हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 262, ठीक है। और 262 में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें है अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद का निपटारा। आप जानते हैं ना कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में नदियां जाती है तो जल बंटवारे को लेकर क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। दो राज्यों के बीच में क्या हो जाता है, जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। स्पष्ट बात है, अगर मान लीजिए कि पहला राज्य जो है वो क्या कर ले, रास्ता बंद कर दे, या वहां पर क्या कर ले, वहां पर कोई परियोजना का निर्माण कर दे। नदी जा रही है, मान लीजिए बिहार से उत्तर प्रदेश से आ रही है, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका बिहार है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर क्या कर दिया, बॉर्डर यानी यहाँ पर परियोजना बनाया और जल को रोक दिया। तो भाई बिहार में मान लीजिए गंगा नदी अगर नहीं आएगी तो जल का अभाव होगा, सिंचाई नहीं हो पाएगी, किसानों का फसल नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये सोचते हैं कि हम इधर अपना जल को क्या कर ले, आपस में बांट ले। और बिहार की सरकार चाहती है कि नहीं भी हमारे क्षेत्र में भी क्या आना चाहिए, जल आना चाहिए। तो इन जल के बंटवारे को लेकर यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद, यानी आप लोग पढ़े होंगे, जल के बंटवारे को लेकर ये हमेशा विवाद एक राज्य से दूसरे राज्य में चलते रहता है। तो इसको किस तरह हम लोग याद करेंगे, देखिएगा। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद का निपटारा होना चाहिए, ठीक है। तो निपटारा किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो ये होगा आपका अनुच्छेद 262। अब देखिए इसमें किस तरह याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई राज्य था स्पष्ट रूप से यूपी, मान लीजिए यूपी से गंगा नदी आ रही है, इधर से हम लोगों ने देखा यहाँ पर बिहार है, ठीक है। ये आपका बिहार हो गया, ये आपका क्या है, बिहार है, और ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और गंगा नदी इधर से आ रही है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, यूपी सरकार बोल रही है कि हम आपको पानी नहीं देंगे, नदी के जल, गंगा नदी के जल नहीं देंगे। तो बिहार सरकार भाई बोल रही है कि चलिए भाई कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, आप हमें नदी का पानी मत दो, हमें क्या कर दो, बरसात का पानी दे दो। नदी का पानी मत दो, बरसात का पानी दे दो। देखिए बरसात का पानी, दो बरसात के पानी, नदी का पानी मत दो, दो बरसात का पानी। बरसात मैंने 62 याद रखना है, दो बरसात, 262, दो बरसात यानी 262। तो याद रहेगा ना कि कह रहा है कि हमें नदी का पानी, मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश में नदी जल को लेकर क्या हो रहा था, विवाद हुआ। तो ये कहे कि भाई हमें जल का मार्ग मत रोको, जल को आने दो। तो यूपी सरकार बोल रही है कि नहीं हम नहीं देंगे। तो बोला ठीक है, नदी का ना पानी नहीं दोगे तो बरसात का पानी तो आने दो, बरसात का पानी, दो बरसात का पानी। नदी का जल नहीं दोगे तो क्या, दो बरसात का पानी। बरसात माने 62, आपको याद रखना है, बरसात 62, दो बासठ याद हो जाएगा। अनुच्छेद 262 में क्या, अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद। अगर ये अनुच्छेद आया तो ये कहानी आपको जरूर याद रहेगा, गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी पढ़िए इमेज बनाकर पढ़िए, इमेज के साथ अगर पढ़िएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। बात समझ में रहा है ना। तो इसे क्या कीजिएगा, अभी एक बार देख लीजिए, और फिर कभी एग्जाम के टाइम हो तो उस समय भी एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप इस अनुच्छेद को कभी भूलने वाले नहीं है, ठीक है। स्पष्ट 262 कह रहा है कि दो बरसात का पानी, 62, और इसमें याद रहेगा कि हाँ भाई विवाद हुआ था, नदियों को लेकर विवाद हुआ, तो हमने क्या किया, बरसात का पानी मांग लिया। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद है 266, और अनुच्छेद 266 में किसका उल्लेख है, तो ये देख लीजिए, संचित निधि। अनुच्छेद 266 में किसका वर्णन किया गया है, भारत और राज्यों की संचित निधि का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 6। अब देखिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये टकलू महाराज हैं, ठीक है, ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया इनका, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक व्यक्ति है। क्लियर। अब ये एक व्यक्ति है, इनका हाथ है, तो हाथ इस तरह मान लीजिए कि क्या कर रहा है, ये अपने हाथ से कोई सामान जो है उठाकर किस में रख रहा है, एक यहाँ पर टंकी है। तो देखिए ये 6 है, ये 6 है। अगर हम किसी वस्तु को उठाकर संचित करेंगे, कहीं रखेंगे, तो दोनों हाथ का उपयोग करेंगे, और दोनों हाथ किस तरह दिखाई दे रहा है, देखिए 6 दिखाई दे रहा है ना, 6। और किस में रख रहा है, कोई बॉक्स में। अगर संचित करेंगे, किसी वस्तु को उठाकर एक जगह संचित किया जाएगा, तो हम दोनों हाथों से क्या करेंगे, उठाकर रखेंगे, और दोनों हाथ देखिए इस तरह आपको क्या दिखाई देगा, 6 की तरह दिखाई देगा। देखिए इस तरह 6 की तरह दिखाई देगा, अगर हाथ से किसी चीज को उठाए हैं तो
बस समझ रहे हैं ना। तो देखिए एक हाथ इधर उठाया है, उठा कर ले जा रहा है, यहाँ पर रख दिए, एक हाथ से ये उठा कर, मैंने 6 6 2, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2 भारत और राज्यों की संचित निधि का। तो दोनों हाथ, एक हाथ ये और एक हाथ ये, तो 2 हो गया। हाथ किस तरफ दिखाई दे रहा है, 6 6 की तरफ दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं हम, किसी बॉक्स में किसी वस्तु को उठाकर क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। तो संचित निधि याद रहेगा, संचित से संचित निधि, अनुच्छेद 266 में। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को याद करने के लिए, ठीक है। हम अंक को क्यों नहीं याद कर पाते हैं, अंक को इसलिए, किसी सन, किसी युद्ध के, लड़ाई के सन को, किसी व्यक्ति के जन्मदिन को नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि अगर अंक का हम इमेज से रिलेट नहीं कर पाते हैं, अगर उसको इमेज से क्या करें, अगर ये संबंध जोड़कर पढ़ें तो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो हम प्रयास यही करते हैं कि इमेज जरूर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 6 6 है ना, तो दोनों हाथ से हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को उठाकर संचित करेंगे। हाथ दोनों हाथ से उठाकर रखेंगे तो दोनों हाथ हमारा किस तरह दिखाई देगा, 6 की तरह दिखाई देगा, 6 6। देखिए यहाँ पर 6 6, 2 हाथ है, 1 2 हाथ, और किस तरह दिखाई दे रहा है, 6 की तरह। क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को उठाकर किसी बॉक्स में क्या कर रहा है, संचित कर रहा है, ठीक है। तो दोनों हाथों से, हाथ इस तरह दिखाई देगा ना, क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। तो याद रखना है क्या, 266 में क्या है, भारत और राज्यों के, माने भारत के लिए भी और राज्यों के लिए भी संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 267, और इसमें क्या है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद किसमें, तो 267 में। कैसे याद रखेंगे इसको, तो बहुत ही आसान है। अब देखिएगा यहां पर 67 है ना, 66 हो गया, और यहां पर क्या है 67, और यहां पर क्या है आपका आकस्मिक निधि। एक बताइए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो आकाश में चला गया, क्या हो गया, आकाश में चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद भी यानी दुनिया में क्या रह जाती है, उसकी छवि रह जाती है। उसकी छवि मतलब कि उसको तरह जो अच्छाई कार्य किया गया है, जो अच्छा काम किया गया है, वही हमारे साथ यानी एक छवि बनकर क्या साथ में दिखाई देती है। फलाना बड़ा अच्छा व्यक्ति रहा, मर गए लेकिन बहुत अच्छा रहा, किसी के साथ गलत नहीं किया था, बहुत ईमानदार था, हम लोग बोलते हैं ना जी। तो मतलब उसके कारनामे हमारे पास रह जाते हैं, उसकी छवि हमारे पास रह जाती है। व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी छवि हमारे पास रह जाती है, ठीक है, उसकी छवि हमारे साथ रह जाती है। व्यक्ति चला जाता है, मरने के बाद व्यक्ति आसमान में चला जाता है, ऐसा मानते हैं ना कि मरने के बाद व्यक्ति भगवान के पास या आसमान में चला जाता है। तो याद क्या रखना है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आसमान में चला जाता है, लेकिन उसकी छवि जो है, उसकी छवि, उसके कारनामे, उसकी अच्छाइयाँ, अच्छाई मैंने उसकी छवि, वो हमारे साथ रह जाती है। तो छवि साथ रह जाती है। देखिएगा छवि, छवि माने 26 और 7, जब व्यक्ति मर गया और आसमान में, आकस्मिक माने आसमान में चला गया, ठीक है, व्यक्ति मरकर कहां चला गया, आसमान में चला गया, तो उसकी छवि हमारे साथ रह जाती है। छवि माने 26 और 7 साथ रह जाती है, तो माने 7, यानी 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। याद हुआ, एकदम याद होगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा बाबू, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मरकर आसमान में चला जाता है, आकस्मिकता माने आसमान, याद रखना, आसमान में चला जाता है तो उसकी छवि हमारे साथ रह जाती है। व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी छवि हमारे साथ रह जाती है। तो 26 से 26 और 7 से 7, क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 276 है, अनुच्छेद क्या है 276, और इसमें क्या है, वित्तीय, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, ठीक है, क्या उल्लेख किया गया अनुच्छेद 276 के तहत। तो इसमें इसको हम किस तरह याद करेंगे, इसको आप देखिए। अब बताइए, जब किसी व्यक्ति के पास यानी वित्त माने संपत्ति बढ़ जाती है तो कैसे बढ़ेगी, व्यापार वगैरह करेगा, उसकी आजीविका अच्छी होगी, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। जब संपत्ति बढ़ जाएगी तो दोनों हाथ से वो क्या करेगा, छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, दोनों हाथों से लुटाना, छोड़ना शुरू कर देगा। दोनों हाथ से छोड़ना, छोड़ना माने 76, या 76 जगह क्या करेगा, अपने पैसे को लुटाएगा। जब संपत्ति होगी तभी ना, मान लीजिए कि जिसके पास संपत्ति नहीं है तो 76 जगह कैसे लुटाएगा, दोनों हाथों से 76 जगह लुटाएगा। बस ये आपको याद रखना है। जब किसी व्यक्ति के पास पैसे हो जाती है तो दोनों हाथों से क्या करता है, दोनों हाथों से, वित्तीय माने संपत्ति, ठीक है, और ये कैसे बढ़ती है, तो आजीविका, आपका नौकरी लगेगा, आप उसके बाद व्यापार कीजिएगा, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएगा। जब पैसे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों हाथों से क्या कीजिएगा, उसको छीटिएगा, छीट दीजिएगा, माने 76, ठीक है। तो याद रखना है 276 में क्या, वित्तीय, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर, क्लियर।
माने क्यों छिट रहे हैं, इधर उधर क्यों छिट रहे हैं, ताकि उस पर टैक्स ना लगे, उस पर कौन ना लगे। जैसे ब्लैक मनी आप जमा करके रखे हैं ना, जैसे ही नोटबंदी हुआ तो क्या सभी लोग क्या करने लगे, देखिएगा इधर उधर पैसा बांटने लगे, हित हित हितई यारी दोस्ती जहां तहां, भाई ये पैसा क्या हो जाए, ब्लैक मनी जो है व्हाइट मनी बदल जाए, वो ले जाएगा बैंक में जमा कर देंगे, छोटा छोटा पैसा, छोटा छोटा उसका हिस्सा रहेगा। तो और अचानक हम अधिक पैसे ले जाकर जमा करेंगे तो फिर तो पकड़ा जाएंगे। बस समझ रहे हैं ना। वही करते हैं, जब किसी व्यक्ति के पास अधिक पैसा होती है, अधिक ब्लैक मनी होती है, तो क्या करते हैं सभी जगह दोनों हाथों से क्या कर देगा, इस पर भी याद कर सकते हैं, दोनों हाथों से सभी जगह छीट देता है, छोड़ देता है 76। ठीक है, याद रखना है। तो 276 में क्या, वित्तीय व्यापार आजीविका और नियोजनों पर कर, यानी कर से बचने के लिए छीट रहा था, याद रखना। 276 में क्या, वित्तीय व्यापार आजीविका और नियोजनों पर कर का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 276 में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 280, तो अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन किया गया है, तो वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। किसका उल्लेख, वित्त आयोग का। तो इसको हम किस तरह याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 280 है, 2 है, 8 है ना, 280, और यहाँ पर क्या है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग क्या होता है, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी होता है, यानी केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। तो वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग अपने दोनों हाथों से क्या करता है, सिक्का माने वित्त माने रुपया, सिक्का, ठीक है, दोनों हाथ से, दो माने दो, हाथ माने 8, क्या करता है, सिक्का माने 0 होता है ना, सिक्का 0 जैसा होता है। तो क्या करना है, वित्त आयोग अपने दोनों हाथों से, वित्त आयोग दोनों हाथों से माने एक हाथ से केंद्र को और एक हाथ से राज्य को क्या करता है, यानी पैसा बांटता है, सिक्का बांटता है। बस ये वित्त आयोग गठन यानी 280 में। याद हो गया, क्या याद रखना है, 280 है तो वित्त आयोग ही क्या करेगा, यानी दोनों हाथों से, दोनों हाथ से माने 2, हाथ माने 8, और क्या करता है, सिक्का बांटता है, सिक्का माने वित्त माने रुपया। ठीक है, वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र को भी और राज्य को भी क्या करता है, अपना पैसे दे, भाई तुम अपने राज्य में क्या करो, अपने देश में तुम अपने राज्य में क्या करो, काम करो। ठीक है, तो दोनों हाथों से सिक्का बांटता है, तो 2 हाथ माने 8, सिक्का माने 0। तो 280 में क्या, वित्त आयोग गठन क्या करता है, केंद्र और राज्य दोनों को, एक हाथ से केंद्र को एक हाथ से राज्य को क्या करता है, सिक्का बांटता है। नेक्स्ट है आपका क्या, 287, अनुच्छेद 287 में किसका वर्णन, यानी विद्युत पर करों से छूट। तो अब यहां पर देखिएगा, विद्युत पर करों से छूट कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर बिजली का तार क्या हो गया था, टूट गया था। ठीक है, तो बिजली का तार जब टूट जाएगा तब हम कर से क्या हो जाएंगे, यानी बिजली बिल देने से बच जाएंगे। बस बात तो स्पष्ट है, बिल नहीं आएगा तो हम बिजली बिल कहां से देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हुआ, यानी पैसे बिजली बिल जो आपका वसूलने वाला होता है जब आया, तो हमने कहा कि भाई, अपने आपको उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूं, हमने कहा कि भाई मेरा तो तार क्या हुआ, टूट गया है, टूट गया है, 228 क्या टूट गया है, 2 टूट 2 से टूट, अब फिर 8 टूट गया है, तो 8 से 8। ठीक है, तो मेरा पैसा क्या हो गया, सेव हो गया। जो देने वाले थे बिल नहीं आया था, तो क्या हो गया, मेरा पैसा सेव हो गया। बस समझ रहे हैं ना, मेरा तार टूट गया है 28, तो मेरा पैसा क्या हो गया, सेव हो गया, बच गया। विद्युत पर करों से छूट, यानी विद्युत जो हम बिल देने वाले थे उस पर क्या हो गया, करों से हमें मुक्ति मिल गई, करों से हमें क्या हो गई, छूट मिल गई। स्पष्ट बात है, देखिए ना कितना आसान है भाई। बिजली का तार टूटा हुआ था, पोले में से तारवा टूट गया था, तो 28 तो पैसा क्या सेव, 28 तो पैसा सेव, यानी 287। तो बिल क्या नहीं देंगे, बिल से क्या, बिजली बिल से छूट मिल जाएगा। स्पष्ट है, तो विद्युत पर करों से छूट यानी 287, अनुच्छेद 287 में क्या, बिजली यानी विद्युत पर करों से छूट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा 292, तो 298 है, 292 है। ठीक है, तो इसको किस तरह, इसमें है क्या, पहले देखिए, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, मान लीजिए पैसे, यानी भारत सरकार के पास पैसे की कमी हुई कभी, और उसने कहा कि भाई जनता से, भाई तुम लोग क्या करो, हमें उधार दो। जनता ने कहा हम नहीं देंगे, तो अब सरकार बोले कि नहीं दोगे तो हम क्या कर देंगे, रुपया जो सिक्का है, जो रुपया है उसको बैन कर देंगे, बैन कर देंगे, सारा पैसे खत्म हो जाएगा, चल भी नहीं करेगा, तो क्या फायदा होगा, आकर लाकर तुमको बैंक में जमा करना पड़ेगा। बस समझ रहा है ना। तो याद रखिएगा, क्या बोला सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा लोगों से कि भाई पैसे की हमें जरूरत है, दो पैसे दो, और नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, बैन कर देंगे। बैन कर देंगे माने 92, 2 पैसे वरना क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, तो भारत सरकार, यानी भारत सरकार क्या मांग रही थी, उधार मांग रही थी। भारत सरकार बोल रही थी कि 2 पैसे वरना हम क्या कर देंगे, उसको बैन कर देंगे। तो 292, 292, 2 वरना क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ऐसा मांग रही थी, लोगों ने नहीं दिया, तो बोल रही क्या है कि 2
नहीं तो बैन कर देंगे। तो 2 अब बैन से 92, तो क्या भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी अनुच्छेद 292 क्या क्या उल्लेख किया गया है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। यानी भारत सरकार जनता से उधार मांग रही थी, जनता ने बोला हम नहीं देंगे, सरकार बोला कि नहीं दोगे, नहीं दोगे दो, वरना क्या कर देंगे हम, जो आप जिस पैसे पे आप घमंड कर रहे हैं कि नहीं देंगे, उसको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो बैन माने 92, 2 वरना बैन कर देंगे। तो इसमें किसका उल्लेख देखिए ना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। तो देखिए 292 में भारत सरकार उधार मांग रही है, तो 293 में राज्य सरकार उधार मांगेगी, सीधी सी बात है, याद रहेगा। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, तो 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए 300 क, यहां पर क्या है, 300 क है संपत्ति पर कानूनी अधिकार। अब देखिए हम लोग देखे थे संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा मौलिक अधिकार था, 7वां मौलिक अधिकार, जिसे क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिएगा, समाप्त कर दिया गया। तो क्या हो गया, कानूनी अधिकार। तो यहाँ पे देखिए 300 क है, तो क से क्या हो जाएगा, क से कानूनी, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया। 300 क इसमें रहेगा, आपको स्पष्ट रूप से क से क्या हो जाएगा, कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 312 अनुच्छेद 312, 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा। तो यहाँ पर सेवा पकड़िए। अब देखिए भारतीय लोग जो है वो किसी को भी, चाहे वो अपने हित हो, मेहमान हो या विदेशी कोई व्यक्ति हो, यानी उनका आदर सम्मान, यानी जो हित होते हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को अपने भाई बहन की तरह मानते हैं, ठीक है, एक मानते हैं। और हम लोग किसी भी लोगों को काफी इज्जत देते हैं, काफी सत्कार देते हैं, काफी रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोग काफी सेवा करते हैं। अगर कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं, उनका काफी सेवा करते हैं, ठीक है। यह भारतीय कल्चर में ही है कि जो पुत्र होते हैं अपने माता पिता को काफी सेवा करते हैं, ठीक है। और अपने माता पिता या गुरुजनों का सेवा करना समझिए क्या है, तीनों लोक में सबसे बड़ा क्या है, आपका कर्म है, एक तरह से बोल सकते हैं। तीनों लोक में सबसे बड़ा क्या सेवा है, क्या करना, यानी माता पिता का सेवा करना, याद रखना है, सेवा याद रखना है। तीनों लोकों में सबसे बड़ा काम, तीनों लोक में सबसे बड़ा तीनों लोकों में बड़ा काम अगर कोई है तो क्या है, सेवा करना। किसका सेवा करना, राष्ट्र का सेवा करना, यानी भारत का सेवा करना, भारत माता की सेवा करना। बस समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, तीनों लोकों में भारत माता, अपनी माता, जो भी बोलिए, यानी सेवा करना क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तीनों लोकों में सबसे बड़ा, यानी तीनों लोकों से हो जाएगा 3 और सबसे बड़ा माने 12, ठीक है, सबसे बड़ा माने 12, बड़ा कर रहा है ना, तो 12 और क्या कर रहा है, सेवा करना। क्लियर। तो हो जाएगा अखिल भारतीय, यानी भारत माता की सेवा कीजिए तो भी सबसे बड़ा काम होगा, अपने माता पिता की सेवा कीजिए वो भी सबसे बड़ा काम है, ठीक है। तो तीनों लोगों में सबसे बड़ा काम हो जाएगा, यानी 312, अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख, अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 315, और 315 में क्या है, यूपीएससी का वर्णन, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह हम लोग याद करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है यूपी माने आप पियो, तुम पियो, यू माने आप या तुम, आप पी माने पीना, क्या, यहाँ पर देखिए क्या पीना है, तो टी, टी माने चाय होता है ना, टी माने 3 हो गया। अब 15 है तो पानी दे रहा, पानी दे रहा, 15 से हम बता दिए हैं कि आपको पानी दे रहा याद रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यूपी क्या पीना है, यानी चाय और पानी दोनों रख दिया, गिलास से बोला है कि यूपी तुम पियो, चाय और पानी लेकर आए हैं, ठीक है। तो टी माने 3 और पानी से 15, यानी 315 में क्या, यूपी, अनुच्छेद यूपीएससी जोड़ देना है, यूपीएससी का वर्णन, ठीक है। यूपी माने आप पियो, क्या क्या पीना है, तो टी माने 3 और पानी माने 15, टी माने चाय और चाहे पानी पियो, सीधी सी बात है। तो अनुच्छेद 315 में क्या, यूपीएससी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 324, क्या है, 324, और 324 में किसका वर्णन किया गया है, चुनाव या निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह याद करेंगे, आपने सुना होगा कि मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे, जब निर्वाचन अपना पहली बार जब कराए थे, तो उस समय बोल रहे थे ना प्रधानमंत्री के लिए, जब निर्वाचन मतलब चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम चाय बेचते थे, और चाय बेचकर, यानी काफी गरीब है, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहे थे कि हम काफी, यानी क्या गरीब तबके से आए हैं, तो लोग जो है हमें क्या करेगी, अपना समझकर, यानी
अपना घर का समझकर, गरीबों का हमदर्द समझकर यानी हमको वोट देगी। ठीक है, तो ये बता रहे थे क्या कि हम क्या यानी चुनाव लड़ने से पहले बता रहे थे, उसका प्रचार भी पूरा कर रहे थे कि हम बचपन में क्या किए हैं, चाय बेचे हैं। ठीक है, और चाय बेचने के बाद आज हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको किस तरह याद रखें, उसी संबंधित यहाँ पर देखिए, टी, टी माने 3 और 24 माने चाय बीच, 24 चाय बीच, चाय बीच, चाय बीच, चाय बीच, चाहे 24, चाय बीच, चाय बेचना माने 24। ठीक है, तो याद रखना है क्या, चुनाव लड़ने से पहले क्या बोल रहे थे, हम क्या करते थे, प्रधानमंत्री क्या बोले थे चुनाव लड़ने से पहले, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने से पहले कि चाय बेचे थे मैंने 24, चाय बेचना मैंने 24, 24, 24 और 24, 24, 24। ठीक है, टी, टी या चाय, टी या 24 सेम ही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में क्या हो जाएगा, चुनाव या निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। यहां पर देखिएगा 330, 31, 32 और 33, ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या, इसको किस तरह याद करेंगे, तो अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में एससी एसटी यानी एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का क्या आरक्षण, इसको इस तरह भी लिख लीजिए, एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा एक यहां पर एस है और यहां पर भी एस है, यहां पर क्या एस है, दोनों में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर सी का क्रमांक कितना होता है 3। ठीक है, ए से छोड़िए, यहां पर क्या है टी, टी मैंने 3, टी, टी मैंने 3, टी 3, तो 3 निकल गया, तो 3 हो गया। और जब किसी को आरक्षण मिल गया इसका मतलब क्या, उसको लड्डू मिल गया, आरक्षण मिल गया मतलब भाई उसके हाथ में लड्डू है, कॉमन नंबर लाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका नौकरी हो जाएगा। ठीक है, बस समझ रहे हैं ना। या अधिक भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी होंगे तो वो नॉमिनेशन नहीं करा सकते हैं, जो सीट आरक्षित है लोकसभा में या राज्यसभा में वो उसी संप्रदाय या जाति को ही क्या मिलेगी, स्पष्ट बात है। इसका मतलब क्या है, उसके हाथ में अब लड्डू मिल गया ना, आरक्षण मिल गया तो लड्डू मिल गया, याद रखना, लड्डू आरक्षण माने यहाँ पे क्या याद रखना है, लड्डू। तो 330 यहीं से प्राप्त हो गया। देखिए ना, एससी एसटी लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण माने 330 में वर्णन किया गया है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट है देखिएगा अनुच्छेद 331 में क्या, तो लोकसभा में अब हो जाएगा एंग्लो इंडियन का आरक्षण। वहां पर था क्या, लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, अब यहां पर क्या हो गया, एंग्लो इंडियन का आरक्षण। तो अगर ये याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। एक लो, यहां पर तो आरक्षण मिला हुआ था एससी एसटी को, यहां पर एक और दे दिया, मैंने बोला कि एक और ले लो, एक लो, एक लो, तो यहां पर 30 से क्या हो गया 31 हो गया, एक दे दिया आरक्षण, तो किन को दे दिया, एंग्लो इंडियन को। तो लोकसभा में एक लो, एक आ गया ना यहां पर देखिए टी यहां से आ गया था, और फिर एस सी से 3 और एस टी से 3 प्राप्त हो गया, माने एस सी एस टी से ये वहां पर क्या मिला था आरक्षण माने लड्डू, यानी 330 में क्या लोकसभा में एस सी एस टी को आरक्षण, और 331 में क्या एक लो माने एक और दे दिया, वहां पर एस सी एस टी को दिया था, अब यहाँ पर एंग्लो इंडियन को दिया माने एक लो, तो एक लो माने एक यहाँ पर आ गया, 0 की जगह पर एक आ गया, तो 331 में क्या लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, एक लो से एंग्लो इंडियन याद रखना है, सेम आरक्षण की बात है तो यहाँ पर भी आरक्षण की बात। ठीक है, और 333 में अब या इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि 330 में लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, और फिर 333 में क्या होगा, सर 332 छोड़ दिए क्या, 332 में याद रखिएगा, 332 में आपका लोकसभा में यहां पर विधानसभा कर दीजिएगा, विधानसभा में आपका हो जाएगा एंग्लो इंडियन का आरक्षण। एससी एसटी एंग्लो इंडियन, फिर एससी एसटी, इसमें हम गलत लिख दिए हैं, सॉरी। यहां पर क्या कर दिए एससी एसटी, और यहां पर क्या कर दीजिए एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, इसको अच्छा से लिख दे रहा है, एंग्लो इंडियन, क्लियर, ये हो जाएगा। देखिए 330 में क्या लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, 31 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और फिर यहाँ 32 में क्या लोकसभा में यानी विधानसभा, यहाँ लोकसभा था, विधानसभा 32 में विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण, और 33 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का
आरक्षण, सीधी सी बात है। यानी देखिए एससी एसटी एंग्लो इंडियन, एससी एसटी एंग्लो इंडियन, लोकसभा लोकसभा राज्यसभा, आपका विधानसभा विधानसभा, याद रहेगा 31 32 33, 30 31 32 33, 30 31 32 33, 0 1 2 3 33 33 में रहेगा। 0 में क्या एससी एसटी, 1 में एंग्लो इंडियन, फिर 2 में विधानसभा में एससी एसटी, 3 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन। याद रहेगा, उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना 330 में है एससी एसटी को आरक्षण की बात की गई है, तो 31 में क्या हो जाएगा एंग्लो इंडियन, यानी लोकसभा में 330 में लोकसभा में आपका एससी एसटी का आरक्षण की बात की गई है, और फिर 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन आ जाएगा, और फिर विधानसभा में एससी एसटी आ जाएगा, फिर विधानसभा में एंग्लो इंडियन आ जाएगा। यानी एससी एसटी फिर एंग्लो इंडियन, एससी एसटी फिर एंग्लो इंडियन, लोकसभा लोकसभा फिर राज्य आपका विधानसभा और विधानसभा, 2 को लोकसभा 2 को विधानसभा, जनरल याद हो जाएगा। क्रम से है 330 31 32 और 33। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं 338 पर, तो इसमें क्या रखेंगे, इसको देख रहे हैं 338 यानी 338 है। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि ट्री मतलब क्या होता है, पेड़। हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अधिकतर यानी पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। ठीक है, यानी आपका ट्री यानी पौधे की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज का पूजा करेंगे तो या उपासना करेंगे तो दोनों हाथ जोड़कर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, यानी हाथ जोड़कर। ठीक है, हाथ यहाँ पर देखिए, ट्री माने डबल ट्री माने डबल 3 यहाँ पर है, और हाथ माने 8 आपका रखना है। तो 338 में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति आयोग का यहाँ पर क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। ठीक है, याद हो गया, यानी 338 में किसका अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार आप देखिएगा यहाँ पर क्या है 340। ठीक है, और 340 में किसका वर्णन किया गया है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग। आप एक बात याद रखिएगा, हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज में अधिकतर आपको क्या दिखाई देगा, अधिकतर ये आपको दिखाई देगा, तो कोई व्यक्ति क्या होता है एकदम यानी चोटी पर है, चोटी माने शीर्ष पर। ठीक है, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, कोई एकदम माने पिछड़ा है, पूरा पिछड़ा। पिछड़ा को हम क्या बोल सकते हैं, पिछड़ा माने शून्य, एकदम शून्य है, और किसी कोई शीर्ष पर है, काफी माने समाज में देखिएगा आर्थिक स्थिति के आधार पर तो काफी यानी असमानता पाई जाती है। काफी लोग यानी भारत में लगभग आपके 10% ही लोग हैं जिसके पास 90% यानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, 90% ऐसे लोग हैं जिसके पास मात्र 10% ही यानी आपका जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या है काफी शीर्ष पर, और कुछ लोग क्या है काफी पिछड़ा, तो काफी इसमें क्या है अंतर है। शीर्ष माने चोटी पर, चोटी माने याद रखना है 34, चोटी से 34, और यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी इसमें हम लोग देख रहे थे, चोटी माने 34 और कोई क्या है पिछड़ा, पिछड़ा माने शून्य है। तो याद हो गया क्या आपको अंक प्राप्त हो गया 340। ठीक है, तो 340 में हम यहाँ पर क्या पिछड़ा था, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का ये उल्लेख किया गया 340 अनुच्छेद में। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना है चोटी, भारतीय समाज में क्या कोई चोटी पर है, कोई एकदम शून्य पर है, मतलब काफी पिछड़ा है। ठीक है, तो चोटी से 34 और शून्य में मिला देंगे तो 34 में शून्य मिला दीजिएगा 340, और पिछड़ा हम लोग देख लिए कि शून्य माने पिछड़ा है, तो 340 में किसका वर्णन, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिएगा 343 3 4 3। ठीक है, तो 343 में क्या है, यानी हिंदी को क्या कर दिया गया है, राजभाषा बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या याद रखिएगा कि भारत में यानी हिंदी भाषा के अलावा 343 भाषाओं को क्या किया जाता है, लगभग 500 से 600 भाषाएं भारत में बोली जाती है। ठीक है, याद आपको रखना है ट्रिक में कि भारत में हिंदी भाषा के अलावा, हिंदी राजभाषा के अलावा, हिंदी तो हम जानते हैं कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, और देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को क्या किया गया है, यानी हमारे संविधान जो है राष्ट्रीय भाषा मानता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद का, तो 343। तो याद रखना है कि भारत में हिंदी भाषा के अलावा 343 भाषा बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है, और इसके अलावा क्या 343 भाषाओं को क्या किया गया है, बोला जाता है भारत में। ठीक है, तो 343 याद रहे, 343 डायरेक्ट याद कर लीजिए कि भारत में 343 भाषाओं को बोला जाता है हिंदी भाषा के अलावा। तो याद क्या हो जाएगा, 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 352, अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल। आप जानते हैं कि आपातकाल जो होता है, यानी आपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्राप्त हो गया। अब बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं आपका राष्ट्रपति।
कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है 52, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 52 में। तो यहाँ पर देखिए ना 352 प्राप्त हो गया। तो 352 में किसका? यानी राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया। क्लियर? राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्लियर? एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल हम देखेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार से 3 आ गया। लागू कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उल्लेख 52। तो 352 ये जैसे ही आएगा 352 तो आपको 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 52 में उल्लेख राष्ट्रपति का होता है। तो 352 में किसका उल्लेख हो जाएगा? यानी राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर देखिएगा 52 के बाद 3 को छोड़ दीजिए, यानी 3 अंक के बाद 52 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 3 के बाद क्या प्राप्त होगा? आपका 56। जैसे 53, 54, 55, देखिए 3 को छोड़ना है, 53, 54, 55, 52 तो है, तो 53, 54, 55, तो प्राप्त क्या होगा 3 के बाद? यानी 56 प्राप्त होगा। तो 356 में क्या? दूसरा आपातकाल आ जाएगा, मतलब क्या? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्लियर? यानी 356 में क्या यहाँ पर क्या किए? 3 प्लस कर दिए, मैंने 3 को छोड़ देना है। 52 के बाद 53, 54, 55, 3 प्लस करेंगे तो 56 प्राप्त होगा। तो 56 में किसका उल्लेख? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अब देखिए यहाँ पर 56 है, तो फिर 3, क्योंकि तीनों आपातकाल, तो 3 पहले 352, अब फिर 3 के बाद 3 इसमें जोड़े तो 55, 56, 57, यानी 3 को छोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ हमको? 52 के बाद 53, 54, 55 छोड़े तो क्या प्राप्त हुआ? आपका 56 प्राप्त हुआ, यानी 356 में राष्ट्रीय शासन। उसके बाद फिर क्या करना है? इसमें 3 को जोड़ देना है। ठीक है, मतलब 3 को जोड़ के 3 को छोड़ देना है, सीधी सी बात है। तो 56 के बाद देखिए 57, 58, 59, 3 हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 60। तो 360 में किसका? यानी वित्तीय आपातकाल। 3 क्या करना है? आपको छोड़ना है। उसके बाद लास्ट हम लोग देख लेना है इसमें 368, और 368 में क्या है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो आपका साउथ अफ्रीका से ली गई है, आपको याद होगा, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो इसको किस तरह याद रखिएगा? जैसे मान लीजिए टीन का एक बर्तन है। संशोधन में क्या होता है? हम लोग छटनी करते हैं। क्या करते हैं? छटनी। ठीक है, छाटते हैं। क्या करते हैं? छाटते हैं। मान लीजिए कि अगर कुछ सभी उल्टा सीधा सामान को मिक्स कर दिया गया है, तो हम उसमें देखेंगे कि भाई जो उपयोग योग्य है उसको रखेंगे, जो बेकार है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो उसी को ना बोलते हैं छाटना। संविधान में भी कुछ लगता है कि भाई अब समय के साथ क्या होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको संशोधित करते हैं, उसको हटाते हैं। तो संविधान संशोधन में क्या किया जाता है? छटनी ही की जाती है। तो 6-8 संविधान संशोधन में क्या किया जाता है? 6-8 छटनी करते हैं। तो मान लीजिए एक टीन का बॉक्स है, क्या? टीन का बॉक्स है और हम छाट रहे हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पर बॉक्स था और इसमें सभी चीजों को मिलाकर रख दिया गया था। तो जो उपयोग है उसको हम लोग मिलाकर जो छाट कर रहे थे, तो हम जो उपयोग वस्तुएं हैं उनको उठाकर हम लोग टीन के बॉक्स में डाल रहे थे, जो बेकार है उसको फेंक दे रहे थे। तो टीन के बॉक्स में क्या कर रहे थे? छाट रहे थे, याद रखना है। तो 3 से 3 क्या कर रहे थे? छाट रहे थे। तो 306-8 छाटना से 6 छाट, तो 6 उसी में आ रहा है 8, तो 8 यानी 368। तो क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन। संशोधन में क्या है? एक छाटने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपका वीडियो जो है काफी आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।